हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और एज ए कैटेगरी अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले 2-3 सालों के अंदर इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रही हैं। और ये जो स्कीम्स हैं बेसिकली इसको एएमसी भी प्रमोट कर रही है। तो क्या रीज़न है कि ये अच्छे हैं, आपको क्या लिमिटेशंस हैं इसके, क्या अच्छी चीज़ें हैं, आज इस वीडियो में इस बारे में पूरी इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं, इस स्कीम के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में। और अपना ओपिनियन भी दूंगा इन कंपैरिजन टू बाकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, चाहे वो फ्लेक्सी कैप स्कीम हो, चाहे लार्ज कैप स्कीम हो, या जब भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन कंपैरिजन टू बाकी अदर म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी जो है उससे ये कैसे अलग है, और मुझे क्या लगता है कि ये सही है या फिर ये गलत है, या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इन दी एंड आपसे ये भी शेयर करूंगा कि कौन से वो 3-4-5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर टॉप मोस्ट चल रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाम से जैसा है इसका बिजनेस साइकिल म्यूचुअल फंड्स। तो बिजनेस साइकिल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो ऐसी कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्ट, ऐसी कंपनीज के ऊपर बेट करता है या ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने की ट्राई करता है जिनका जो बिजनेस का साइकिल है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है मेरा कि बहुत टाइम से बिजनेस नहीं चला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, जिस तरीके के टेलविंड्स चल रहे हैं, इस तरह के सेक्टर की कंपनीज को फायदा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखेंगे 2003 से लेकर 2008 के बीच में, जब वो क्रैश आया 2008 वाला, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनी थी, वो काफी ज्यादा बड़े बुलरन में थी। अब उसके पीछे रीजंस बहुत सारे थे कि उस समय डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, गवर्नमेंट का भी फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे, और कंपैरेटिवली अभी पिछले 3-4 साल के अंदर भी देखेंगे तो काफी ज्यादा जो कंपनीज हैं उनको काफी बूम मिला है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक टेलविंड की वजह से, एक पुश की वजह से उसका एक अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो शुरू हो जाता है। फॉर दैट मैटर अगर मैं एग्जांपल आपको एक और देना चाहूं यहां पर, तो पिछले 3-4 साल के अंदर आपने देखा किस तरीके से रेलवे वाले स्टॉक्स जो थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं सिर्फ एग्जांपल बात कर रहा हूं यहां पर, या फिर आपने देखा कोविड के टाइम पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो किस तरीके से, वो सेक्टर किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आपने देखा जो पीएसयूज बैंक थे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किए क्योंकि गवर्नमेंट उसमें अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी। अभी हम देख रहे हैं कि टूरिज्म एक सेक्टर है जो इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे जुड़ी कंपनियां, चाहे वो एविएशन हो या बाकी उससे जुड़े जो सेक्टर होते हैं, वहां पे भी काफ़ी अच्छा हमें ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें इस स्कीम के अंदर फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज के ऊपर बेट करता है जिसकी साइकिल चलने वाली है, मतलब जिसकी साइकिल अब अपवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू डिफरेंट रीजन। वो इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो रहा है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है, उसका रीजन काफी सारे हो सकते हैं, या कुछ डायनामिक्स ऐसे बदल गए हैं कि अब लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गई हैं। जैसे ट्रैवल, मैंने आपको बताया कि ट्रैवल अब एक ऐसी उभर के आ रही है कि जहां पर अब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं ट्रैवल के ऊपर, लग्जरी के ऊपर। जैसे आपने रियल एस्टेट के अंदर भी देखा कि रियल एस्टेट के अंदर भी अब लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी फ्लैट्स हैं, इस तरफ काफी रुझान बढ़ रहा है। तो वो भी एक सेक्टर है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो इन तरह की स्कीम्स के अंदर फंड मैनेजर का काम यही होता है कि ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करे और उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करे। एंट्री इस तरीके से होगी, और जब उनकी साइकिल खत्म होने वाली हो, मतलब जब ऐसा लग रहा हो कि अब ये जो थीम है उसके मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आ चुके हैं, तो वहां से वो एग्जिट होकर दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाए। ये मोटा मोटा आप ब्रॉडर व्यू अगर लेना चाहते हैं तो बिजनेस साइकिल फंड्स का, तो इस तरीके से काम करते हैं बिजनेस साइकिल फंड्स। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो एंट्री और एग्जिट है वो उस फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करती है, और उसको क्या लगता है, एक तरीके से डिस्क्रिशन हो गई आप उसकी वहां पर, कि वहां पर उसको किस तरीके का डिसीजन वो लेना है, किन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसकी वजह से एक रिस्क बढ़ जाता है। अगर मैं रिस्क और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूं तो दे आर वेरी रिस्की फंड्स, मतलब इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी भी और म्यूचुअल फंड से करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप है चाहे वो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में भी अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं तो उतना रिस्क नहीं है, लेकिन इस तरह के अगर आप बिजनेस साइकिल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफ़ी रिस्क को लेके आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके के रिस्क से एक्सपोज हो रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर एक बार दोबारा देना चाहता हूँ कि किसी फंड मैनेजर ने किसी सेक्टर के ऊपर बेट किया, जैसा भी हमने पीछे बात करी, और अगर उसकी वो सेक्टर बेट नहीं चली तो आपको बहुत ही सबड्यूड से रिटर्न्स मिलने वाले हैं।
लेट्स से उसने 3-4 सेक्टर के ऊपर बेट करी, लेकिन वो जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, तो उस वाले केस में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं आने वाले। इवन ऐसे भी केसेस हैं, क्योंकि एज ए कैटेगरी अभी इसको बहुत कुछ प्रूव करना है, और तो आप देखेंगे कि आपको बिलो इंडेक्स रिटर्न्स भी आपको बहुत बार दिखेंगे इन तरह की स्कीम्स के अंदर, जहां पर आपको निफ्टी के रिटर्न्स भी नहीं आएंगे, या फिर अगर आपने उसको निफ्टी 500 से भी कंपेयर करोगे तो वहां से भी बहुत कम रिटर्न मिलेंगे आपको। तो बिजनेस साइकिल्स कब अपवर्ड जाती हैं, कब नीचे जाएंगी, आपको ब्रॉडरली चलने के बाद, जब कोई थीम चल जाती है, जब एक फार्मास्यूटिकल की थीम 2020 में चल गई, उसके 2-4-5 महीने बाद कहना बहुत आसान होता है कि अब ये थीम चल गई है, अब ये जो थीम है इस पर आप बेट कर सकते हो, लेकिन तब मोस्ट ऑफ द मूव जो होता है उस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनका हो चुका होता है। अगर 100% अगर मूव आना होता है तो 70-80% मूव हो चुका होता है बाय द टाइम यू रियलाइज कि ये सेक्टर जो है उसके अंदर एक टेलविंड है, उसमें एक तरीके का पुश है आगे बढ़ने का। तो इसमें फंड मैनेजर जो होता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उस फंड मैनेजर का जो एक तरीके से वो कितना इंटेलेक्चुअल है, कितनी समझ रखता है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, जिसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जब भी बिजनेस साइकिल फंड्स में आपका, वैसे तो मेरे हिसाब से किसी भी एक रिटेल निवेशक को बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, उसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर है, एक बड़ा पोर्टफोलियो चलाता है, तो एज अ शॉर्ट टर्म बेट अगर आप बेट करना चाहते हैं किसी फंड के ऊपर तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का मेरे हिसाब से बिजनेस साइकिल फंड कोई हिस्सा नहीं हो सकता, अनलेस और अनटिल आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है। तो ये था मोटा मोटा इसके बारे में, बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में। अब एक आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कुछ एक बिजनेस साइकिल फंड्स आपके डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी में लिस्टेड हैं और क्या रिटर्न्स रहे हैं उनके, और उनके एक बार पोर्टफोलियोज भी देखेंगे कि किस तरीके के स्टॉक्स आज की डेट में इन्होंने लिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। तो यहां पर मैंने ये जो सेक्टर के टॉप फंड्स हैं वो यहां पर डाउनलोड किए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा 13,000 करोड़ रुपए लगभग इसके अंदर मैनेज हो रहा है। बाकी सभी फंड्स में अगर आप देखोगे, चाहे एचडीएफसी है, चाहे टाटा है, चाहे कोटक है, इन सब में कुछ 3,000, 2,000, 2,500 इतना ही पैसा मैनेज हो। तो इन दोनों का अगर पूरे का इनका टोटल कर लूँ तो आएगा 27,000 करोड़, और आईसीआईसीआई के अंदर ही लोग लगभग 13,000 करोड़ इसमें मैनेज हो रहा है। तो कंपैरेटिवली काफी न्यू कैटेगरी है। अब आप रिटर्न्स देखिए, 1 महीने के अंदर नेगेटिव है, यहाँ पर 3 महीने के अंदर पॉजिटिव है। थोड़ा बड़े की देखते हैं, एटलीस्ट 3 साल का रिटर्न देखते हैं। आप 3 साल में देखोगे तो काफी सारे फंड्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नए हैं, उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, तो उनको तो मैं एक बार हटाना चाहूंगा जिनकी हिस्ट्री नहीं है 3 साल से पुरानी की। तो अगर मैं 3 साल से पुराना फंड बिजनेस साइकिल के अंदर जाना चाहता हूं तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5, बस 5 फंड ऐसे बच जाते हैं जिनकी हिस्ट्री 3 साल से ज्यादा की है। और 5 साल से ज्यादा की जाऊंगा तो अगर मैं उसको भी उठा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंड ही बचेगा जो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के अंदर इतने लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, इसमें हम ये 5 फंड्स को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा रिटर्न जो है वो 3 साल का हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का है 1.14, जो कि बहुत ही अपर साइड पे है मेरे हिसाब से। 1-1.25% का यहाँ पर बिजनेस साइकिल के फंड के अंदर यहाँ पर इस तरीके का एक्सपेंस रेशियो। एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड देखोगे तो यहाँ भी 1% के आसपास ही है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा इन कंपैरिजन टू, यहाँ आप देखोगे आप 70 पैसे है, यहाँ 48 पैसे है। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा 1% से ऊपर थोड़ा हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो टोटल हमारे पास 3 फंड्स मेरे हिसाब से बचते हैं, और उसमें भी मैं यहाँ पर अगर आप क्योंकि इसलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एचडीएफसी का जो है वो हमारे पास इवन ये जो है हमारे पास रिटर्न एचएसबीसी को, इसलिए हम थोड़ा सा चलो एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा हिस्ट्री है 5 साल का, नहीं तो ये हट ही जाएगा जिस तरीके का इसका जो रेशियो है। तो एक बार हम इसको बाद में देखते हैं, पहले एक बार सबको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि 70 पैसे से लेकर हाईएस्ट 1.14 तक इसका गया है एक्सपेंस रेशियो। अब इसका आपका पोर्टफोलियो देखते हैं आईसीआईसी पोटेंशियल का, आईसीआईसी पोटेंशियल बिजनेस लाइफ का। तो आप देखोगे ये मैंने इसका पोर्टफोलियो ओपन किया है, यहाँ टिकट टेप में यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने कंपैरिजन पर्पस के लिए करा है। तो यहाँ पर देखो आप पोर्टफोलियो में जैसे जाऊँगा तो एज ऑन डेट इन्होंने 22% जो है वो प्राइवेट बैंक्स के अंदर पैसा डाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में 12% डाला हुआ है, ऑयल एंड गैस के अंदर 7% डाला हुआ है, और
फोर व्हीलर्स के अंदर 7% है, मिसलेनियस में आप देखोगे 5%। अगर होल्डिंग की बात करोगे तो आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, कमिंस इंडिया, भारतीय एयरटेल। तो मोस्टली देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही इनका इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स की अब आपसे बात करना चाह रहा था मैं, ये कि रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 3 साल का जो इसका CAGR आता है, अगर मैं ये कुछ 5 साल का ही ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसको, 5 साल 4.57 ईयर्स हुए हैं, तो आप देखोगे तो 22% का लगभग यहाँ पर CAGR रिटर्न्स इसके आ रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक लेवल है अगर आप देखोगे तो। और 3 साल के अंदर देखते हैं तो वो भी कुछ इतना ही परसेंट आ रहा है, कुछ 22% के आसपास उसका भी आ रहा है। अब यहीं पे अगर इसी को हम देख लेते हैं जो है हमारा स्कीम के कंपैरिजन में, यहाँ पर मैं देखता हूँ टाटा। पहले पहले HSBC देख लेते हैं। HSBC बिजनेस, ये आ गया है मेरे पास, तो भी एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी इसका जो रिटर्न है 5 साल का 77% के आसपास आ रहा है, और एक्सपेंस रेशो भी वही 1% के। अब इसका पोर्टफोलियो अगर मैं आपके सामने देखूंगा तो इसका जो है प्राइवेट बैंक्स में 11% है, और यहाँ पे हमने जो ICICI का देखा था वो था आपका, यहाँ देखोगे तो 22% है। तो यहाँ पे 22 है प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर आपके प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो 11% ही है, तो इनका एक्सपोजर कम है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 12 है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो रिलायंस उसमें भी था, इसमें भी है, ICICI बैंक भी उसमें, HDFC बैंक भी था उसमें, और MCX इन्होंने लिया हुआ है, ट्रेंट लिया हुआ है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो पे कहीं ना कहीं बेट आई थिंक मोजरली जो है वो ये बैंक्स के ऊपर अच्छा खासा बेट करके चल रहा है। तो जो मोस्टली अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने बैंक्स लिए हुए हैं, बैंक्स के ऊपर एक अच्छी खासी बेट कर रहे हैं। आई थिंक उस बिजनेस साइकिल की तरफ जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक्स के अंदर ये जो इनकी साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है। वो सही होता है गलत होता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ कॉस्ट के अंदर भी, इसके अंदर ये हमें भी बता रहा है कि आपको 1.08% एक्सपेंस रेशो ऑन हायर साइड है, और एग्जिट लोड भी लगभग 1% का है। तो इसीलिए क्योंकि ये फंड्स थोड़े रिस्की होते हैं, और इस फंड्स इसलिए मैं इन फंड्स को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता। अभी आपको बताऊंगा कि क्यों, वो भी आपको रीज़न दूंगा। तो आप देखोगे ये इनके सारे डिटेल्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अपनी शीट पे चलता हूँ, तो आप देखोगे अगर मेरे को इसमें से कोई सही फंड देखना भी हो, आप देखोगे 1 साल के अंदर तो सब अभी नेगेटिव ही चल रहा है, मतलब ये 2 फंड्स छोड़ के, ICICI और HSBC। तो ये दोनों फंड फिर भी कंपैरेटिवली मेरे को ठीक लग रहे हैं, और मेरे को अगर कोई एक फंड सिलेक्ट करना ही हो कि आपको एक फंड इसमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना ही होगा, तो मेरे हिसाब से मैं ICICI की तरफ जाऊंगा, क्योंकि एक तो इसका नेगेटिव की आप देखोगे निफ्टी का रिटर्न जो है वो भी नेगेटिव है पिछले 1 साल में, लेकिन इसने 7% का रिटर्न दिया है, और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो ये दोनों के केस में मैं इसमें से ICICI मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है HSBC से। और रिटर्न भी आप देखोगे तो 3 साल का 22% है, और 5 साल का अभी हुए नहीं है, बट ऑलमोस्ट इतना ही है, इसका भी 24-25% का रिटर्न है। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो इस तरीके से बिजनेस साइकिल फंड्स चलते हैं, और इस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं एक बार अपना ओपिनियन देता हूँ कि मैं क्यों नहीं जाता। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसी में इन्होंने प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ी बेट ली हुई है, और आप इस तरीके से देखोगे तो किसी में 22% है, किसी में 11% है। तो अल्टीमेटली प्राइवेट बैंक्स और इस तरीके की कंपनीज पे बेट कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली फ्लेक्सी कैप समझ में आता है, क्योंकि आप इसको बिजनेस वाइज ऐसे देखिए कि अगर किसी सेक्टर की बिजनेस साइकिल चलने वाली है, तो या तो वो लार्ज कैप में होगा, या स्मॉल कैप में होगा, या मिड कैप में होगा। तो जब भी ऐसा होगा, जिस भी उसका पार्ट होगा, तो मेरा जो फ्लेक्सी कैप फंड होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो लार्ज कैप्स में वो सेक्टर होगा, मतलब उसके जो स्टॉक्स होंगे, लेट्स से बैंकिंग चलने वाला है, लेट्स से मैं एग्जांपल मान लेता हूं यहाँ पे, यहाँ कोई रिकमेंडेशन है, लेट्स से बैंकिंग चलने वाला है। बैंकिंग में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज है वो आपकी लार्ज कैप में। तो अगर लार्ज कैप के अंदर बैंकिंग चलेगा, तो लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो है, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। तो मेरा फ्लेक्सी कैप वाला जो म्यूचुअल फंड होगा वो ऑटोमेटिकली अपने फंड्स को लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करेगा, अगर उसका स्मॉल और मिड कैप अंदर परफॉर्मेंस नहीं आएगी और लार्ज कैप के अंदर परफॉर्मेंस आएगी। यही फ्लेक्सी कैप का एक तरीके से एडिड एडवांटेज होता है, कि जहां पर भी उसको लगता है वहां पर वो परफॉर्मेंस आने लगती है, वो उस तरफ से शिफ्ट होने लगता है। जब भी उसे लगता है कि यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, तो वहां पर वो शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को इन कंपेरिजन टू बिजनेस साइकिल
फ्लेक्सी कैप, या फिर अगर आप देखोगे जो मोमेंटम होते हैं, मोमेंटम फंड्स, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मोमेंटम भी इससे ज़्यादा सही लगता है इन कंपैरिजन टू, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, किस सेक्टर की जो बिजनेस साइकिल है उस कंपनीज की कब स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन मोमेंटम के अंदर आप प्राइस ट्रैक कर रहे हो, अब उसका साइकिल चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन अगर उसका प्राइस चल रहा है तो आपके मोमेंटम पोर्टफोलियो में जरूर आ जाएगा। तो निफ्टी 550 जो हमारा मोमेंटम है, निफ्टी 230 है, तो वहां पर भी उसका परफॉर्मेंस भी लगभग इतना ही आता है, CAGR 27-28% का ही है उसका, और 3-5 साल का भी आई थिंक 22% के आसपास ही है। तो वहां पर थोड़ा सा ये है कि रूल बेस्ड है, हमें पता है कि किस तरीके की कंपनी कैसे आती है, इसके अंदर थोड़ा सा रूल बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा फंड मैनेजर ड्रिवन काम है। तो ये इसलिए मेरे को थोड़ा सा बिजनेस साइकिल फंड्स मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं। आपका क्या राय है कि क्या आप बिजनेस साइकिल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करते? आप क्या मानते हैं कि बिजनेस साइकिल फंड्स में किस तरीके की चीज़ें, आप अगर कुछ मेरे से रह गया हो तो जरूर बताएं। अगर मैं कुछ समझाना, आपको ऐसी चीज़ है जो आप समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ के मैं उसका आंसर जरूर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।